फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम साइंस एक्स है। तो अपने चैनल के थ्रू मैं 8th 9th और 10th क्लास को साइंस पढ़ाऊँगा। और जैसे आप जानते हैं कि ये तीन जो स्टैंडर्ड हैं, ये तीन क्लासेस हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस कवर कराने के साथ साथ मैं आपको जनरल इसका जो नॉलेज है, बेसिक्स नॉलेज है, जो फ्यूचर में आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे जॉब के लिए पेपर देते हो या किसी के लिए भी कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें जो जनरल नॉलेज साइंस के रिलेटेड पूछी जाती है तो वो उसमें कवर करूँगा साथ साथ। और ये जैसे कि ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो इसको ध्यान से थोड़ा आपको पढ़ना है, क्योंकि फ्यूचर में आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगी। तो पूरी कंसंट्रेशन और अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है। और जितने भी जनरल क्वेश्चंस आपको आएंगे, मैं सिलेबस के ज़्यादा वो भी आपको इंटरेस्टिंग वे से आपको एक्स्ट्रा तैयारी करवाऊंगा, जिससे कि आपको इन फ्यूचर में हेल्प मिले। तो लेट्स गेट स्टार्ट। डिवाइड है वो मैं सब बताऊंगा कि साइंस एक्चुअली होती क्या है और वो किस किस पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले क्या करेंगे कि साइंस क्या होती है। ठीक है, साइंस क्या है? स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल phenomena on the basis of experiment and observation। ठीक है, साइंस क्या है? एक स्टडी है किसकी? नेचुरल और फिजिकल फिनोमिना की। किसके बेसिस पे? एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ कंसिडर करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे पूरी तरह से। साइंस जो है वो ऑब्ज़र्व करती है कि वो कितनी देर पुरानी है, किस चीज़ की बनी है, उसमें क्या क्या मटेरियल्स हैं, क्या क्या कहाँ से आई है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो पूरा ऑब्ज़र्व करके फिर एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव करती है। प्रूव करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें पूरा डिटेल में दे, उस स्टडी को हम क्या कहेंगे? साइंस। और साइंस इन अदर वर्ड्स आप ये भी बोल सकते हो कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, और वी कैन से स्टडी ऑफ यूनिवर्स। क्योंकि यूनिवर्स में तो सब आएगा, नेचुरल भी आएगा। हमारे ब्रह्मांड में क्या है? नेचुरल भी है, फिजिकल भी है। फिजिकल भी जैसे फिजिकल कैसे हुआ, कोई भी हमारे पास कोई रॉक है तो यूनिवर्स में ही आएगी। तो रॉक है, रॉक की स्टडी करेंगे कि कितने साल पुरानी है, कैसे बनी है, इसमें क्या क्या इसमें पदार्थ हैं। ये आ गई फिजिकल स्टडी, एक्सपेरिमेंट बेसिस। और नेचुरल में क्या है? नेचुरल में जैसे कोई भी नेचर की चीज़ है, सॉइल हो गई, सॉइल है, कोई भी मतलब नेचुरल स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। जैसे कोई विंड आ रही है किसी कितनी फास्ट आ रही है, कितना उसमें मतलब स्पीड, कितनी रफ्तार है उसमें, मतलब उसकी पावर कितनी है, वो कितनी तेज़ी से है, इसमें ऐसा क्यों है, किस प्रकार से। वो नेचुरल और फिजिकल में दोनों जो स्टडी करती है सिस्टमेटिक वे में, उस स्टडी को क्या बोलेंगे हम? साइंस। और ये कितने टाइप की है? 3 टाइप्स। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, और थर्ड वन बायो। ठीक है, ये 3 टाइप की होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है स्टडी ऑफ मैटर, इट्स मोशन एंड बिहेवियर। ठीक है, with respect to time and space, also relates with energy and also relates with energy and force। ठीक है, फिजिक्स क्या होती है? किस चीज़ को स्टडी करती है? मैटर।
कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर, किसी भी चीज़ का पदार्थ, उसको स्टडी करने में उसके मोशन को, कि उसमें किस टाइप का मोशन है, किस टाइप की उसमें फोर्स लग रही है, मोशन के आने के बाद, फोर्स लगने के बाद वो किस टाइप का बिहेव करता है, उसमें क्या एंगल कौन से एंगल पे वो मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है मूव करने में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में। मतलब इस सब को जो स्टडी करती है, सब चीज़ों को जो स्टडी करके हमें रिजल्ट देती है ब्रांच, उसको कहते हैं फिज़िक्स। और उसमें मेन जो रिलेशन होते हैं वो एनर्जी और फोर्स के साथ होते हैं, क्योंकि जब तक हम फोर्स ही नहीं लगाएंगे किसी में तो मोशन कैसे आएगा, एनर्जी नहीं लगेगी तो कैसे आएगा मोशन, बिहेवियर, मोशन नहीं आएगा तो बिहेव कैसे करेगा। फोर्स लगने के बाद ही हमें पता चलता है कि उसकी बिहेवियर क्या है, उसका मोशन क्या है। स्टडी ऑफ मैटर, इट्स मोशन, इट्स बिहेवियर विद टाइम एंड स्पेस also relates with energy and force is called as physics। तो ये होगी फिज़िक्स। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो है केमिस्ट्री। सेकंड पार्ट है इसका केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, एंड इट्स बिहेवियर। तो केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये भी स्टडी है किसकी? मैटर की, लेकिन मैटर की प्रॉपर्टीज़ की। वो मैटर जो हमने कंसिडर किया है एक्सपेरिमेंट के लिए, कोई भी चीज़ है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, विशेषता क्या है उसकी, उसकी प्रॉपर्टी को जो स्टडी करे। उसमें क्या था? उसके मोशन, फिजिक्स क्या स्टडी करती है? उसका मोशन, उसका बिहेवियर विद मतलब किसको रिलेट करके? एनर्जी और फोर्स को। इसमें क्या है? जो मैटर हमने कंसिडरेशन के लिए लेना, उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेगी वो, कि मतलब मैटर एक्चुअल में है क्या, उसकी आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी को जो स्टडी करता है उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम? केमिस्ट्री। एंड लास्ट पार्ट जो इसका है दैट इज वो है बायो। सिंपली बायो क्या है? लाइफ साइंस। तो सिंपली आपको पता चली गया होगा, जो चीज़ लाइफ को स्टडी करेगी, ठीक है, लाइफ स्टडी एंड स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्टडी लाइफ को करेगी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो चीज़ स्टडी करती है, जिस तरह से हम लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। तो ये था सिंपल कंसेप्ट साइंस के बारे में, उसके कितने टाइप्स हैं, कि कौन कौन से टाइप का सब्जेक्ट होता है। तो ये फर्दर साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी आगे फर्दर डिवाइड है, लेकिन वो अभी आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा। सिंपली वैसे आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। तो ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है साउंड। ये है 8th स्टैंडर्ड, ठीक है, साउंड। तो साउंड क्या होता है? साउंड इज़ बेसिकली, जनरली बोलते हैं आप उसको आवाज़, ध्वनि, जिस चीज़ को मर्जी, मतलब जैसे कोई हमें किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है, चाहे वो गाड़ियों की हो, किसी अप्लाइंसेस की बजने की आवाज़ हो, या कुछ भी हो, उसको चीज़ को क्या बोलेंगे? ध्वनि। जिस चीज़ की हमें आवाज़ सुनाई देती है उसको क्या बोलेंगे? साउंड। और साउंड कैसे पैदा होती है? साउंड क्या है? वाइब्रेशंस, ठीक है। देयर इज़ नो साउंड विदाउट वाइब्रेशन। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में, जब तक वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होगी तब तक साउंड हमें नहीं आएगी। तो नो वाइब्रेशन नो साउंड, नो वाइब्रेशन विद नो साउंड विदाउट एनी वाइब्रेशन। तो इसके डिफाइन को ऐसे लिखेंगे, साउंड इज द वाइब्रेशन that travel through
एयर और अनदर मीडियम, ठीक है, एज एन ऑडिबल मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो साउंड क्या है? साउंड एक टाइप की वाइब्रेशन है जो ट्रैवल करती है हवा के माध्यम से और किसी मीडियम के थ्रू, किस शेप में? ऑडिबल मैकेनिकल वेव की शेप में। अब ऑडिबल मैकेनिकल वेव क्या होती है? ऑडिबल क्या होता है? जो हमें सुनाई पड़ता है। मैकेनिकल क्या होता है? जो मैनुअली हमने प्रोड्यूस की है, मतलब खुद। एक तो होता है नेचुरल ऑटोमेटिक, वो नहीं। मैकेनिकल मतलब जो हमने खुद प्रोड्यूस की गई वेव क्या होती है? लहर। तो ऑडिबल मैकेनिकल वेव जो हमें सुनाई देने वाली खुद पैदा की हुई वेव है। यहाँ पे हम वेव को साउंड जोड़ेंगे, साउंड वेव्स, क्योंकि ये है क्या है चैप्टर? साउंड। तो जो खुद प्रोड्यूस की गई साउंड वेव हमें सुनाई देती है, उस चीज़ को मतलब कैसे प्रोड्यूस होती है? वो वाइब्रेशन की वजह से। साउंड इज़ द वाइब्रेशन, सिंपली है, नो वाइब्रेशन नो साउंड। तो साउंड एक वाइब्रेशन है जो हवा के माध्यम से और किसी अन्य पदार्थ के थ्रू ट्रैवल करती है। किस शेप में? ऑडिबल मैकेनिकल वेव। इस शेप में ट्रैवल करती है कि मतलब ये हमें सुनाई भी दे, और किस तरह से मतलब बनी होती है? मैकेनिकल वेव है ये। मैकेनिकल कैसे? जो खुद हमने वेव बनाई हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बर्तन ले लो आप, सपोज कीजिए ये एक बर्तन है, ठीक है, ये एक डंडा है, कुछ भी। तो एक साइड मैंने बर्तन रखा है, एक साइड मैंने डंडा रखा है। अब जब तक मैं इसको खुद उठा के इसके साथ हिट नहीं करूँगा तो यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा नहीं होगी। अब यहाँ पे बर्तन रखा है, साउंड, ये क्या खुद ब खुद मारेगा आप इसको? खुद ब खुद इसमें साउंड प्रोड्यूस होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसको साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें खुद उठाना पड़ेगा इसको और खुद इसको हिट करना पड़ेगा, तभी जाके मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होगी जो हमें ऑडिबल होगी, जो हमें सुनाई देगी। और जब हम इसको हिट करेंगे तो कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब आप किसी चीज़ को हिट करोगे तो उसमें उंगलियां वगैरह अपनी फिंगर्स टच करना, उसमें आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन महसूस होगी। वो जो वाइब्रेशन इसमें महसूस हो रही है आपको, वो जो वाइब्रेशन इसमें प्रोड्यूस हो रही है, वही साउंड पैदा कर रही है। नो वाइब्रेशन नो साउंड। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ, गिटार है। गिटार के साथ क्या होती हैं? स्ट्रिंग्स, तारें होती हैं। जब तक तारों को हम हाथ से अपनी उंगलियों से पुल नहीं करेंगे, तब तक जब तक तारों में वाइब्रेशन नहीं आएगी तो साउंड नहीं आएगी। गिटार का मेन फंक्शन क्या है? वाइब्रेशन जनरेट करना, और वाइब्रेशन से हमें म्यूज़िक देना, हमें साउंड देना। तो उसमें क्या होता है मेनली, बेसिकली जो प्राइमरी उसमें बनता है वो क्या बनती है? वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन को ही हम साउंड कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया साउंड किसको कहते हैं, कैसे पैदा होती है, किस चीज़ के बारे में। अब क्या आता है कि साउंड को हम मेज़र कैसे करते हैं, साउंड का यूनिट कैसे है। हर एक चीज़ को मेज़र करने के लिए साइंस में यूनिट की ज़रूरत होती है। जैसे यूनिट, इसका यूनिट होता है डेसिबल, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी कैपिटल बी, ठीक है। ये है इसका यूनिट। डेसिबल क्या है इसका? यूनिट। ये साउंड जो भी हो वो डेसिबल में मतलब डिनोट की जाती है। और एवरेज जो ह्यूमन बीइंग है, एवरेज जो ह्यूमन बीइंग की जो हेयरिंग कैपेसिटी है, हेयरिंग कैपेसिटी वो है 70 to 80 डेसिबल के बीच में, ठीक है। 70 से 80 डेसिबल के बीच में वो उसकी हेयरिंग कैपेसिटी है। इससे ज़्यादा हो गया वो होगी लाउडनेस। वो इरिटेट मतलब एक तो इरिटेट करेगी आपके कानों को और आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल अगर आप किसी चीज़ को सुनते हैं, चाहे वो म्यूज़िक हाई करके भी हो या कुछ भी हो, वो 70 to 80 डेसिबल होती है जो आप सुन पाते हैं। उससे ज़्यादा आपको बर्दाश्त नहीं होगी और उससे कम आप सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। वो अभी मैं आगे भी बताऊंगा कि आपको किस फ्रिक्वेंसी की
आप मतलब आवाज़ सुन सकते हैं। यह आपको आएंगे, वो होगा एक होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है, एक होगा आपको टाइम पीरियड, एंड लास्ट वन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में एक पिच आएगा, आपको पिच के बारे में पता होना चाहिए और लाउडनेस के बारे में पता होना चाहिए। ये मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। पहला क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बाय ए बॉडी व्हेन इट इज इन वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय ए बॉडी व्हेन इट इज़ इन वाइब्रेटरी मोशन, जब भी कोई बॉडी, कोई भी चीज़ वाइब्रेटरी मोशन में होती है, सपोज करो कोई भी स्प्रिंग है, ठीक है, इसको हमने वाइब्रेट करवाया, यहाँ पे पीछे पुल किया इसको, तो ये ऐसे से वाइब्रेट करेगा, ठीक है। इस पोजीशन से जितना वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेट करेगा, किसी दूसरी पोजीशन पे जाएगा। ये सपोज करो स्प्रिंग है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये इसकी पोजीशन है, इधर से ये वाइब्रेट जब करेगा किसी न किसी पोजीशन पे डिस्प्लेस होगा, ठीक है। सपोज करो वाइब्रेशन के दौरान ये अपनी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया, ये पोजीशन इसकी 1 है, ये 2 है, सेकंड पोजीशन पे अगर ये आया, ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस है इसकी प्राइमरी पोजीशन से लेके सेकंड पोजीशन तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया वाइब्रेटरी मोशन के दौरान, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर से बताता हूँ, कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये है इसकी प्राइमरी पोजीशन, ठीक है। जब हम इसको वाइब्रेट करवाएंगे, वाइब्रेटरी मोशन इसमें क्रिएट करवाएंगे, जो डिस्टेंस ये अपनी प्राइमरी पोजीशन से वाइब्रेटर के दौरान, वाइब्रेशन के दौरान अपनी सेकंड पोजीशन तक लेने में जो डिस्टेंस कवर करेगा, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। क्योंकि जब वाइब्रेशन होगी तो हिलेगा। सपोज कीजिए ये स्प्रिंग है, ये वाइब्रेशन को मैंने ऐसे इसको वाइब्रेट करवाया, तो ये इसकी पोजीशन थी, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इसने डिस्टेंस कवर किया उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। और जो एम्पलीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग पाथ, ठीक है। डिस्टेंस किसके बराबर होगा, हाफ होगा लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग पाथ, जो वाइब्रेटिंग इसका पाथ है उसकी लेंथ के आधा होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय ए बॉडी व्हेन इट इज़ इन वाइब्रेटरी मोशन। याद रखना, एम्पलीट्यूड मेजर करने के लिए, कुछ भी मेजर करने के लिए हमें वाइब्रेटरी मोशन में लाना बॉडी को ज़रूरी है, ठीक है। नाउ जो सेकंड है इसका वो है टाइम पीरियड। ये है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हुआ, इसको हम सबसे पहले डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय टी, कैपिटल टी। डिनोट करेंगे इसको किससे, कैपिटल टी से, ठीक है। और ये क्या होता है, टाइम टेकन, इट इज डिफाइंड एज टाइम टेकन
बाय ए बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी लिख लो, वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट ए साइकिल ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज इन वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, इसको डोनेट करेंगे टी के साथ, डिनोट करेंगे टी के साथ। तो क्या होता है ये टाइम टेकन, वही मैंने आपको पीछे बताया कि स्प्रिंग है, ठीक है, ये उसकी पोजीशन है। जब वो हम उसको वाइब्रेट करवाएं, जब वो वाइब्रेटरी मोशन में होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और जितना डिस्टेंस हो गया और जितना वो उसने जितना टाइम वो एक साइकिल कंप्लीट करने में लेगा। अब स्प्रिंग वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ जाएगा, वापस भी तो आएगा, तो जितना वो जाने में और वापस लेने में जो पूरा एक साइकिल लगा उसको, मतलब जाना फिर वापस आना, ये नहीं है कि साइकिल क्या होता है, पूरा साइकिल गो एंड बैक। जब वो जाएगा और वापस आएगा, अपनी पोजीशन पे वापस आया पूरा साइकिल लेके, उसको उस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम बोलेंगे कितना, उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम पीरियड। और किससे डिनोट होगा, टी से। याद रखना वाइब्रेटरी मोशन में होना बॉडी ज़रूरी है। जब तक वाइब्रेटरी मोशन में नहीं होगी बॉडी, जब तक बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी, हमें साउंड नहीं आएगी। बार बार यही बोल रहा हूँ कि हमें साउंड नहीं आएगी। साउंड क्या है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन है तो साउंड है, वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड नहीं है। और टाइम पीरियड क्या हुआ, जब बॉडी अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट करती है वाइब्रेटरी मोशन में रह के, एक पोजीशन दूसरी पोजीशन तक आने में अपना मतलब पोजीशन 2 में जाने के बाद जब पोजीशन अपनी फर्स्ट पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे जब वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके आएगी, उस साइकिल को कंप्लीट करने में उसने कितना टाइम लिया, उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो है वो है इसका फ्रिक्वेंसी की। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, थर्ड है थर्ड है इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, वैसे ही लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय हर्ट्ज, HRT, TZ, हर्ट्ज, ठीक है। इसका यूनिट है हर्ट्ज, HZ, ये इसका क्या है, यूनिट है हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स मतलब व्हेन द बॉडी इज इन वाइब्रेटरी मोशन, जब बॉडी कोई वाइब्रेटरी मोशन में होगी तो जो उस वाइब्रेशन से साउंड वेव्स निकल रही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स पास हुई एक फिक्स्ड पॉइंट से एक पर सेकंड में, उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। इन अदर वर्ड्स
फ्रीक्वेंसी क्या है, साउंड वेव्स की स्पीड लगा लो आप, साउंड वेव्स की स्पीड, देसी वर्ड में स्पीड नहीं इसको बोलेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि याद रखने के लिए कि स्पीड एक आपको अंदाजा रहेगी फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में है क्या, कि मतलब नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट पर सेकेंड, कि जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई, ठीक है, जो साउंड वेव्स निकल रही हैं फिक्स्ड पॉइंट में से कितनी वेव्स एक सेकंड में पास हुई, उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट पर सेकंड, पर सेकंड में सेकंड से इसको क्या करना है, हमने देखना है कि कितनी निकली, एक सेकंड में कितनी वेव्स जो हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हुई थ्रू ए वाइब्रेटिंग बॉडी व्हेन इट इज़ इन वाइब्रेटरी मोशन। तो कितनी वेव्स एक वाइब्रेटरी मोशन में एक वाइब्रेटिंग बॉडी में से पास हुई एक सेकंड में, उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अनदर इसका जो पॉइंट है उसको क्या होगा, ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज increased, the time is decreased, and vice versa। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो टाइम डिक्रीज़ होगा, और जब टाइम इंक्रीज़ करेगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी। कहने का मतलब है कि जब कोई ये कार है, ठीक है, कहने का मतलब सपोज करो ये है एक कार, ठीक है, कार वन ले लो, ये ले लो आप कार टू, ठीक है, एग्जाम्पल है ये कार वन, ये कार टू। ठीक है, तो सपोज कीजिए दो कार हैं, कार वन और दूसरी है कार टू। ठीक है, एक चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी चल रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब मुझे बताओ 40 किलो जो 40 की स्पीड से चल रही है वो ज़्यादा टाइम लेगी, या जो 70 से चल रही है वो ज़्यादा टाइम लेगी। ऑब्वियसली बात है जो ज़्यादा तेज़ चल रही है 70 वाली वो लेस टाइम लेगी। ठीक है, और जो 40 वाली है वो ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है, इसी तरह से व्हेन फ्रीक्वेंसी इज़ हाई, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी, नंबर ऑफ जो मैंने बताया आपको, नंबर ऑफ जो वेव्स हैं वो ज़्यादा होंगी, तो वो टाइम क्या लेंगी, कंज्यूम लेस टाइम। ठीक है, एंड जब फ्रीक्वेंसी लो होगी, मतलब वेव्स की जो वो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है जो वो लेस होंगी, तो वो क्या, टाइम कंज्यूम मोर टाइम। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कम टाइम होगा, कम टाइम मतलब टाइम जो है वो डिक्रीज़ करेगा, तो जब फ्रीक्वेंसी लो होगी, कम होगी, तो टाइम इंक्रीज़ करेगा। कहने का मतलब ये है। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट। नाउ एवरेज जो फ्रीक्वेंसी है जो ह्यूमन बीइंग्स जो है
एवरेज फ्रिक्वेंसी जो साउंड की फॉर ह्यूमन बींग्स है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेके टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज ये है, ये कौन सी फ्रिक्वेंसी है जो एवरेज ह्यूमन बींग्स अपने कानों से साउंड सुनते हैं, वो इस फ्रिक्वेंसी से रेंज की होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, इससे ज़्यादा होगी 20,000 से वो एक किस्म का लाउडनेस हो जाएगा, वो कान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जो 20 हर्ट्ज है उससे अगर लेस हो जाएगी, 20 हर्ट्ज से भी लेस हो, तो वो कान बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, मतलब ही इज़ कंसिडर टू बी एज डेफ। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ये एवरेज ह्यूमन बीइंग इतनी फ्रिक्वेंसी की साउंड सुन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस क्या होगी, लाउडनेस लाउडनेस जो होती है इज ए सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ठीक है, ये एक साउंड की सब्जेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उसी का एक उसी की एक, वो कहते हैं उसको, करेक्टरिस्टिक्स होगी एक किस्म की, उसकी प्रॉपर्टीज़। ये साउंड की एक प्रॉपर्टी है, उसी की एक मतलब उसकी एक खूबी है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि लाउडनेस सब्जेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, मतलब एक साउंड की प्रॉपर्टी है लाउडनेस। वो कब होगी, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल क्या होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हेयरिंग फ्रिक्वेंसी होती है एवरेज ह्यूमन बीइंग की। जब साउंड इंक्रीज कर जाए 20,000 से ज़्यादा, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा इंक्रीज कर जाए तो इट इज़ कंसिडर टू बी एज लाउडनेस। तो वो क्या हो जाती है, लाउडनेस। अब देखिए शादी में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, नॉर्मल अगर 20,000 हर्ट्ज तक आवाज़ होगी तो आप आराम से म्यूज़िक सुनोगे, आराम से, कोई विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी इरिटेशन। जब हद से ज़्यादा 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, हद से ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है, ना तो आप खुद सुन पाओगे अच्छे तरीके से, एक तो आपको डिस्टर्बेंस होगी, इरिटेशन होगी, और ना ही जो आपके साथ में खड़ा है उसको आपकी आवाज़ आएगी। इसको कहते हैं लाउडनेस। जो आपकी हेयरिंग कैपेसिटी जितनी दी हुई है 20,000 हर्ट्ज, अगर इससे भी ज़्यादा इंक्रीज साउंड कर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, लाउडनेस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लाउडनेस। और जो 20 हर्ट्ज से लेस देन होगी उसको, उस साउंड को क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। उस साउंड को क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। जो होगी 20 हर्ट्ज से कम होगी उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। और ये जो आपका क्वेश्चन है इंफ्रासोनिक साउंड की 20 हर्ट्ज से लेस देन वाली साउंड को क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड, ये आपको JKSSB, ठीक है, JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, कि 20 हर्ट्ज से जो लेस देन वाली साउंड होती है उस साउंड को क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। ये आपको अकाउंट असिस्टेंट JKSSB के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। तभी मैं कह रहा हूँ जो 8th 9th और 10th क्लास है उसको आप ध्यान से पढ़िए। ऐसे क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको तैयारी करवाता रहूँगा, जो आपको बेसिक एक बार क्लियर हो जाए तो आप आगे जाके आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड। और 20,000 से जो अबव होगी उसको क्या बोलेंगे, लाउडनेस। और एक लास्ट टॉपिक आज की क्लास का मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और वो है पिच। और ये टॉपिक है लास्ट आज की क्लास का, पिच। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। और ये किस पे मेज़र किया जाता है, मेज़र ऑन फ्रीक्वेंसी स्केल। ठीक है, पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, और किस पे मेज़र किया जाता है, फ्रीक्वेंसी स्केल पे। इसकी जो डिफाइन है, ठीक है, ये है, इट इज़ डिफाइंड एज द क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी
that makes it possible to judge sound as higher or lower on the frequency scale। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है और मेज़र की जाती है फ्रीक्वेंसी स्केल पे। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? क्वालिटी दैट मेक इट पॉसिबल टू जज द साउंड एज हायर और लोअर ऑन ए फ्रीक्वेंसी स्केल। कि जो आवाज़ हमें आ रही है, साउंड हमें आ रही है, वो हाई है, लो है, किस पे? फ्रीक्वेंसी स्केल पे जज किया जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्केल पे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब एक कोई भी गिटारिस्ट है, सपोज करो म्यूजिशियन है कोई, वो पियानो बजा रहा है, ठीक है, पियानो बजाता है, उसने कभी भी देखना, आपने टीवी पे देखा होगा, उसने अपने आगे क्या लिखा होता है कि नोटेशंस रखी होती हैं, ऐसे करके बुक होती है, उसमें ऐसे ऐसे होता है, उस पर साउंड के ऐसे ऐसे सिंबल बने होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पिच ग्राफ। ठीक है, पिच ग्राफ होता है एक किस्म का, आप समझ लो कि ये फ्रिक्वेंसी स्केल है, पिच ग्राफ होता है। उस पर जो नोटेशन होती है उससे उनको पता चलता है कि कब हमने लो म्यूज़िक करना है, कब हमें हाई म्यूज़िक करना है। जैसे भी कब हमें जो म्यूज़िक है, साउंड का जो मतलब पियानो का जो म्यूज़िक है, कब हमने लो बजाना है, कब हमें हाई बजाना है, कब हमने रेगुलर बजाना है, कब हमने थोड़ा कम बजाना है। ये जो चीज़ है, इसी को देख के वो पिच डिसाइड करते हैं कि साउंड हायर होनी चाहिए या लोअर होनी चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं पिच। पिच एक ऐसी क्वालिटी होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि साउंड हाई कब आ रही है और लो कब आ रही है, और कब हमने हाई साउंड को जज करना है, कब लो को जज करना है। वो जजमेंट कहाँ से लेंगे हम? पिच से। जब तक हमें पिच नहीं पता होगी उस चीज़ की, कभी आपको आगे न्यूमेरिकल वगैरह पूछेंगे तो पिच, जब तक आप पिच नहीं होगा तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि साउंड हाई थी कि लो थी। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द साउंड चैप्टर। तो ये जो तीन मैंने आपको पढ़ाए, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये यही है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक साउंड के। तो आज की क्लास में इतना ही। जाने से पहले आपको सिर्फ एक मैं रेफरेंस दे देता हूँ कि आज के हमने क्या क्या पढ़ा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो आपने याद रखने हैं। तो मैंने क्या बताया आपको अभी, क्या पढ़ाया है चैप्टर में कि साउंड क्या होता है, साउंड की यूनिट एक याद रखनी है आपने, यूनिट ऑफ साउंड, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है यूनिट ऑफ साउंड? डेसिबल। डोनेशन मतलब कैसे डिनोट करेंगे इसको? डीबी। ठीक है, एवरेज ह्यूमन हेयरिंग, कितनी सुनता है वो साउंड? 70 to 80 डेसिबल। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी सुनता है ह्यूमन बीइंग? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, उसके बाद आपको 20,000 से 20 हर्ट्ज से जो 20 हर्ट्ज से लेस साउंड होगी उसको क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, और इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे उसको। टाइम का यूनिट, ठीक है, ये है सेकंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट, फ्रीक्वेंसी का यूनिट ये है हर्ट्ज, HERTZ, डिनोटेड बाय HZ। ठीक है, उसके बाद मेन आपने याद रखना है जो एम्पलीट्यूड होता है किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग पाथ। ठीक है, और आपको
उसमें बताया है। तो ये कुछ ओवरव्यू है जो आपने छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। इन्हीं में से आपको ऑब्जेक्टिव भी कल फ्यूचर में आ सकते हैं। इसमें थोड़े और ऑब्जेक्टिव हैं, वो अब मैं आपको इसका जो सेकंड हाफ है चैप्टर का साउंड का नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और मैक्सिमम जो उसके कीवर्ड्स वगैरह होंगे, सब इंपॉर्टेंट वगैरह होंगे, वो मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छी, मतलब मुझे अच्छा से अच्छा रिस्पांस मिले। अगर वो क्वेश्चन वगैरह आपको नहीं समझ आया, कुछ भी आया, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और होप कि मैं आपसे आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। आज मेरी पहली क्लास थी तो मैं थोड़ा बहुत नर्वस भी था। तो होप कि मेरे से अगर कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करूँगा नेक्स्ट टाइम के लिए, अच्छे से अच्छा आपको मैं दे सकूँ, पढ़ा सकूँ। और आगे से आपको मैं ये भी बताऊँगा कि आपने क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्टेशन कैसे करनी होती है क्वेश्चन, वो मैं सब बताऊँगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।